ठीक है। और हम पढ़ रहे हैं आज हमारा ट्रांसलेशन को हिंदी में बोलते हैं अनुलेखन। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ट्रांसलेशन क्या होता है। ट्रांसलेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए। देखो, mRNA होता है ना। यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा उपयोग किसका करेंगे, mRNA और tRNA का। तो हमारे पास जो mRNA होता है उस पर क्या होते हैं, 4 अनुक्रम होते हैं। उन अनुक्रमों का उपयोग करके उसको प्रोटीन की भाषा में चेंज करना ही क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है, अनुलेखन कहलाता है। अब देखिए, जो ट्रांसलेशन की क्रिया होती है हमारी, यानी कि जो अनुलेखन की क्रिया होती है वो 3 स्टेप में होती है, और जो 3rd स्टेप होती है वो भी 3 स्टेप में होती है। ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट बात क्या होती है, फर्स्ट बात करते हैं हम एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। ट्रांसलेशन की प्रोसेस है उसमें 3 होती है। एक तो होती है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, सेकेंड होता है जो एक्टिवेशन अमीनो एसिड से कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका ट्रांसफर होता है किस पे, टीआरएनए पर। फिर थर्ड होता है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण कैसे होता है। ये जो 3 चीजें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। अब फर्स्ट देखिए, ध्यान से देखना। फर्स्ट बात क्या है, मैंने बोला एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो जो हमारे पास अमीनो एसिड होता है ना, वो क्या होता है, कोशिका द्रव्य में निष्क्रिय रूप से पड़ा रहता है। क्या बोल रही हूँ मैं, हमारे पास जो अमीनो एसिड होता है वो डीएक्टिव पड़ा रहता है, यानी कि निष्क्रिय रूप से पड़ा रहता है कोशिका द्रव्य में। तो हम क्या करते हैं, जो अमीनो एसिड होता है उसकी क्रिया जब एटीपी से कराते हैं, किसकी प्रेजेंट में, टीआरएनए सिंथेटेज की प्रेजेंट में, सिंथेटेज की प्रेजेंट में। तो ये क्या होता है, देखिए इसके पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, यानी कि 3 फॉस्फेट है। तो इसमें से 2 फॉस्फेट समूह निकल जाते हैं, यानी कि 2 फॉस्फेट समूह निकल गए तो एक फॉस्फेट समूह बना, उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोफॉस्फेट। तो ये क्रिया कर लेगा तो अमीनो मोनोफॉस्फेट प्लस एंजाइम बन जाएगा, ठीक है। और ये 2 फॉस्फेट समूह निकल जाएंगे। क्या बोल रही हूँ, कोशिका द्रव्य के अंदर निष्क्रिय रूप से अमीनो एसिड पड़े रहते हैं। उन अमीनो एसिड को एक्टिव करने के लिए एटीपी का प्रयोग किया जाता है टीआरएनए सिंथेटेज की उपस्थिति में, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज की उपस्थिति में। तो हमारे पास 2 अमीनो एसिड ट्राइफॉस्फेट था, ट्राई में से 2 फॉस्फेट निकले तो डाइफॉस्फेट निकल गए और मोनोफॉस्फेट हमारे पास यहाँ पे बचा। ये तो हो गई कौन सी प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। सेकंड प्रोसेस क्या है, हमारे पास जो ये संकुल बना, ये कॉम्प्लेक्स बना, इसको टीआरएनए पर क्या कर दिया हमने, ट्रांसफर कर दिया। क्या होता है, देखो टीआरएनए की जो 3 प्राइम होता है ना, ये जो प्रोसेस होती है ये होता है टीआरएनए का CCA होता है, टीआरएनए का ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम, इसके ऊपर ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ टीआरएनए अमीनो एसिड। ठीक है, ये जो टीआरएनए था इस पर इस अमीनो एसिड को ट्रांसफर कर देते हैं हम, तो ये बचेगा सेकंड में अमीनो एसिड टीआरएनए, अमीनो एसिड टीआरएनए। और यहाँ पे जो फॉस्फेट था जो, और क्या बोलते हैं एंजाइम है, वो क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे यहाँ से। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। थर्ड प्रोसेस हमारे पास क्या आएगी, थर्ड प्रोसेस हमारे पास आएगी पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण। अब पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, इसको फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, तो इसके अंदर भी 3 प्रोसेस होती है। सबसे पहली होती है इनिशिएशन, प्रारंभन, दीर्घीकरण और समापन। प्रारंभन, दूसरा दीर्घीकरण, थर्ड है समापन। इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो ये जो इनिशिएशन है आई, तो इसमें EF इनिशिएशन फैक्टर पाए जाते हैं, जैसे इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट, इनिशिएशन
फैक्टर सेकंड, इनिशिएशन फैक्टर थर्ड। और ये जो प्रोसेस होती है ना वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में होती है। और जो इलोंगेशन होती है ना इसके अंदर होते हैं इलोंगेशन फैक्टर होते हैं। तो इलोंगेशन फैक्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे होते हैं। ये प्रोसेस भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हम फर्स्ट क्या पढ़ेंगे? प्रारंभन पढ़ेंगे। अब ये जो प्रारंभन है वो प्रोकैरियोटिक में भी हो रहा है और ये जो यूकैरियोट है उनके अंदर भी हो रहा है। कौन? इनिशिएशन की क्रिया। ठीक है, और इनमें क्या होता है? प्रारंभन करने के लिए इस इलोंगेशन की क्रिया को यानी कि प्रारंभन की क्रिया को प्रारंभ करने के लिए फैक्टर पाए जाते हैं, कारक पाए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं? हम इनिशिएशन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, अब ये प्रोसेस प्रोकैरियोटिक में भी होती है और यूकैरियोटिक में भी होती है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें पढ़ते हैं हम। ठीक है, देखो अब देखो यहाँ पे ये जो प्रोकैरियोटिक है ये होता है 70S राइबोसोम में और ये यूकैरियोटिक में होता है 80S राइबोसोम में। अब ये जो 70S राइबोसोम है वो दो सब यूनिट में टूटता है, 50S और 30S। ठीक है, ये जो 50S में टूटा, एक तो 50S में टूटा और एक 30S में टूटा। अब देखो इसको आरंभ करने के लिए मैंने बोला फैक्टर होते हैं, तो इनिशिएशन फैक्टर होते हैं। अब इसमें कौन कौन से इनिशिएशन फैक्टर हैं? हम यहाँ पे 3 इनिशिएशन फैक्टर ले रहे हैं। इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट, इनिशिएशन फैक्टर सेकंड, इनिशिएशन फैक्टर थर्ड। अब देखिए इनिशिएशन फैक्टर जो फर्स्ट होता है वो इनिशिएशन फैक्टर थर्ड के साथ मिलके राइबोसोम की जो 30S सब यूनिट है उससे आके लग जाता है। वापस सुनो, राइबोसोम की जो 70S यूनिट 70S क्या होती है? उप इकाई होती है, वो 30S और 50S में टूट जाती है। ये 30S अलग हो जाएगा, 50S अलग हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? और जो ये 30S अलग हुआ इस पर क्या है? इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट और इनिशिएशन फैक्टर थर्ड आकर जुड़ जाता है और 16S RNA बना लेता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये तो हमारी हो गई फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है? यहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट और थर्ड काम आया, तो यहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर सेकंड है वो जीटीपी के साथ मिलकर गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट के साथ मिलकर टीआरएनए पर जुड़ जाता है, टीआरएनए के मैट सिरे पर आके जुड़ जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब बात करते हैं हम इस प्रोसेस की। ये हमारा क्या है? एमआरएनए है। ठीक है, क्या है? एमआरएनए है। इस एमआरएनए पर एयूजी क्या है? प्रारंभन कोडोन है। जो प्रारंभन कोडोन, इसको कौन कोडित करता है? मिथ्योनिन कोडित करता है इस प्रारंभन कोडोन को। इसको बोलते हैं यहाँ पे सेल डार्गेनो संरचना बोलते हैं इसको। ये साइंटिस्ट ने दी थी, इस वजह से इसको सेल डार्गेनो बोलते हैं। अब देखिए ये जो एयूजी था, ये जो टेम्पलेट थी, इसके ऊपर ये जो 30S हमारी सब यूनिट थी वो आके लग जाती है। इस सब यूनिट पे क्या क्या था? एक तो ये इनिशिएशन फैक्टर थर्ड और इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट था। अब ये भी आरएनए, ये भी आरएनए, तो दोनों आरएनए जुड़े, इसलिए इसको आरएनए बाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, आरएनए बाइंडिंग बोलते हैं। ये तो हो गई फर्स्ट, सेकंड ये बनाया, थर्ड में ये हो गया। अब फोर्थ में क्या होगा? ये जो हमारा टीआरएनए था ना, ये टीआरएनए इस पर आकर जुड़ जाएगा। क्या बोल रही हूँ मैं? ये जो टीआरएनए था वो इस 30S सब यूनिट पर आके जुड़ जाएगा। तो ये चीज क्या हो गई? इनिशिएशन फैक्टर 3 तो था ही, इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट था, ठीक है, सेकंड भी आके इस पे जुड़ गया। अब क्या होता है? मैं से बोल रही हूँ, सॉरी मैं नहीं बोल रही, ये ट्रांसलेशन में क्या होता है कि जब तक इनिशिएशन फैक्टर थर्ड है ना इस सब यूनिट से नहीं हटेगा, 30S से नहीं हटेगा, तब तक ये आके यहाँ पे नहीं जुड़ेगी। ठीक है, तो क्या होता है? इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड हट जाते हैं और जीटीपी जो होता है उसका क्या हो जाता है? जल अपघटन हो जाता है। क्या हो जाता है? जल अपघटन।
जब इसका जल अपघटन हो जाता है तो ये जो लार्ज सब यूनिट थी 50s वाली वो यहाँ आके जुड़ जाती है, और ये जो पी साइट होती है इस वाली जो पी साइट पर क्या होता है, ये टीआरएनए आके लग जाता है, तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। यहाँ पे ऐसे पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। कैसे बनती है, ये क्या होता है, यहाँ पे होता है ये प्रारंभन स्थल होता है, यहाँ से यहाँ आएगी पी पे तो टीआरएनए होगा, वो उसको ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर करने के बाद ई साइड से समापन से वो बाहर निकल जाती है, और लास्ट में हमारी 50s और 30s मिलकर 70s एक्टिव कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लेता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, ये तो बात की हमने प्रोकैरियोट्स की। अब बात करते हैं हम यूकैरियोट्स की। मैंने बोला 70s प्रोकैरियोट में और 80s यूकैरियोट्स में होता है। अब यूकैरियोट्स में भी दो सब यूनिट है, 40s सब यूनिट और 60s सब यूनिट होती है। ठीक है, अब 40s सब यूनिट और 60s सब यूनिट होती है। यहाँ पे क्या होती है, ये जो 40s है ये 40s है, 40s सब यूनिट है। इस 40s से ये 43 कैसे बना, कैसे बना, देखो यहाँ पर जो क्या होता है टीआरएनए पर होता है ना इनिशिएशन फैक्टर सेकंड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट के साथ आके त्रिसंयोजित संकुल बना लेता है मैट टीआरएनए पर जुड़ के। तो ये क्या होता है 40s से 43s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लेता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो ये होता है 5' सिरा, ये 3' सिरा, इस पे कैप होती है 5' सिरे पर, कैपिंग पढ़ते हैं हम, कैपिंग प्रोसेसिंग की क्रिया पढ़ते हैं, उसके अंदर पहले प्रोसेसिंग होती है फिर ये सब होता है। ठीक है, तो 5' सिरा और ये 3' सिरा, 5' सिरे पर क्या होती है कैपिंग होती है और ये होती है पॉली ए टेल। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो आरएनए यहाँ से बाइंड होता है, क्या होता है बाइंड होता है, और इससे क्या होता है इनिशिएशन फैक्टर 4 जुड़ा हुआ होता है। अब ये जो जितने भी इनिशिएशन फैक्टर 4 है ना वो सारे इस कैप पे आके जुड़ जाते हैं, और ये जुड़ के क्या करते हैं इनिशिएशन फैक्टर 4 भी यहाँ पे जुड़ के ये जो यहाँ पे बाइंड आरएनए था ना उसको खोल देता है, उसको क्या कर देता है हेलिकेज एंजाइम की उपस्थिति में खोल देता है, यानी कि उसको अनकॉइल्ड कर देता है। ये यहाँ पे सीधा हो गया। ठीक है, अब जब इसको अनकॉइल्ड कर दिया तो इसकी कैप के ऊपर ये हमारा जो 40s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स था वो आके जुड़ जाएगा और इसको खिसकने नहीं देगा आगे। ठीक है, AUG से। ठीक है, अब क्या होता है इनिशिएशन फैक्टर 5 आके जुड़ेगा। अब ये 543 के साथ मिलकर 40s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लेगा। ठीक है, 40s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लेगा। यहाँ पे मैट टीआरएनए बचा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है वो गुआनोसिन डाइफॉस्फेट में चेंज हो जाएगा, और वही क्रिया है कि जब तक ये फैक्टर नहीं हटेंगे तब तक 60s आके नहीं जुड़ेगी। तो ये सारे फैक्टर हट जाते हैं और ये 60s 40s से आके जुड़ जाती है और सक्रिय 80s कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाता है। यही हमारी क्या है इनिशिएशन की प्रोसेस है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे इलोंगेशन और टर्मिनेशन, यानी कि दीर्घीकरण और समापन। ठीक है, थैंक यू।